अब सामने आएगा असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक। हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर। अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में, न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस से तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको हर न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था उपमन्यु। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के 4 बड़े महानगरों में भी स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। दावा है कि जो स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी वो किसी जन्नत से कम नहीं होगी। सुरक्षा से लेकर पार्किंग तक सारे इंतजाम स्मार्ट सिटी में होंगे। लेकिन एमपी में कैसे बनेगी स्मार्ट सिटी और क्या ऐसे छोटे शहरों को बसाकर ही विकास के आयाम गढ़े जा सकते हैं? विकास करने का क्या कोई और तरीका नहीं? जनता मांगे जवाब में आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज पर ली चुटकी। कहा, व्यापम पर घबराए हुए हैं मुख्यमंत्री, इसलिए जा रहे हैं सोनिया गांधी की शरण में। इंदौर में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेसियों ने किया अनूठा प्रदर्शन। नकली नोट लहराए, राष्ट्रपिता की तस्वीर को पैरों तले रौंदा। नए सदस्यों की जाति की जानकारी भी मांगेगी बीजेपी। नए सदस्यता फॉर्म में जोड़ा कॉलम, कांग्रेस ने जताया ऐतराज। कहा, जातिगत राजनीति न करे बीजेपी। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में अक्टूबर में करेगी एकता परिषद। भोपाल में घेराव, 6 मई को दिल्ली में रैली। पी राजगोपाल आज खत्म कर चुके हैं सत्याग्रह। लोक सुराज अभियान के तहत सीएम ने अंतागढ़ को दिया करोड़ों के विकास कार्यों का तोहफा। बस्तर के 3 जिलों के दौरे पर है रमन सिंह। कांग्रेस में संगठन चुनाव की सरगर्मियां तेज। 2 मई को चुनाव पर होगी बैठक। सदस्यता अभियान की भी होगी समीक्षा। स्मार्ट सिटी तो अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार बेहद खुश है, लेकिन शंकाओं आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता। ड्रीम प्रोजेक्ट को अमलीजामा
पीपीपी मोड पर पहनाया जाएगा। किसानों से जमीन लेकर स्मार्ट सिटी को विकसित किया जाएगा। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि अब तक मोदी सरकार की जमीन अधिग्रहण बिल पर ही नीति स्पष्ट नहीं है। तो फिर स्मार्ट सिटी के लिए जमीन आएगी कहां से? और जब जमीन ही नहीं होगी तो क्या हवा में बनेगी स्मार्ट सिटी? और एक और बड़ा सवाल कि अक्सर पानी की पाइपलाइन के लिए सड़कों को खोदने वाले एमपी के बड़े शहर क्या इसके लिए तैयार हैं? तो मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी की सौगात नहीं मिली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और इसी के साथ सियासत ने भी इस मुद्दे पर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो किसी स्वप्न लोक की कल्पना नहीं, न ही इंद्रलोक का कोई नजारा था। ये तो महज एक तस्वीर थी आपके शहर की, जो आने वाले वक्त में शायद ऐसा होगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुरक्षा के साथ साथ सारी सुख सुविधाएं होंगी। स्कूल कॉलेज होंगे, आपके इलाज के लिए बड़े अस्पताल भी होंगे, शॉपिंग और ढेर सारी मस्ती के लिए शॉपिंग मॉल भी होंगे। जरा कल्पना कीजिए कैसा होगा वो सपनों का शहर। हालांकि अभी तो सिर्फ इन शहरों के लिए केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही आप अपने सपनों के शहर में जिंदगी गुजारते नजर आएंगे। चलिए आपको बताते हैं कैसे बनेगी स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी 2 तरह से बसाई जाएगी। पहला, कुछ पुराने शहरों को ही स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा और दूसरा, पूरी तरह से नया शहर बसाकर। हालांकि दोनों ही तरीकों से शहरों को डेवलप करने में 20 से 30 साल लग जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत 4 शहरों में भी स्मार्ट सिटी बनेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने भेजे प्रस्ताव में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले और धार्मिक शहरों को प्राथमिकता दी थी। अब स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं किसी भी शहर में आवश्यक हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वो मेट्रो की हो, चाहे वो सी सिस्टम की हो, चाहे वाटर सप्लाई की हो, चाहे गैस सप्लाई की हो, चाहे वाईफाई हो, इस तरह की जितनी भी आधुनिक ज़माने की सुविधाएं हैं वो सारी उन स्मार्ट सिटी में उपलब्ध कराई जाएंगी। अगले 5 वर्षों में 100 स्मार्ट सिटियों को 5 साल में 100 करोड़ रुपया देंगे। बाकी राज्य सरकारें भी करेगी और कुछ पैसा लोकल बॉडीज जो अपने स्वयं के पैसे करेगी और एक अच्छा प्लान बनाकर 100 शहर देश के बेहतरीन बने। ये मोदी जी का सपना है, हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे। स्मार्ट सिटी बनने में वक्त लगेगा, लेकिन इस पर सियासी उबाल आने में जरा भी वक्त नहीं लगा। मोदी सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कांग्रेस अपना बताने लगी। खुशी तब होती कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी 101 शहर की घोषणा करते तो हमें ये बात का फख्र होता है कि कम से कम जो हमारी योजनाओं में 100 शहर शामिल थे उनमें एक तो बढ़ाया। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी की या शिवराज सिंह जी की सरकार पुरानी बोतल में नई शराब डालकर अपने पक्ष में वातावरण निर्मित करने की कोशिश कर रही है। स्मार्ट सिटी बनाने को मंजूरी तो दे दी गई, मगर मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनने की जगह आसान नहीं होगी, क्योंकि जमीन अधिग्रहण बिल और एफडीआई को लेकर केंद्र सरकार की अब तक कोई नीति साफ नहीं है। जाहिर है हंगामा तो होगा ही। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ कृष्णा द्विवेदी। तो सिटी स्मार्ट होने से क्या यहाँ के बाशिंदे स्मार्ट हो पाएंगे? मध्य प्रदेश के 4 महानगरों के लोगों का कितना होगा कायाकल्प? सवाल उठा रही है जनता। स्मार्ट सिटी बनने के लिए कितने तैयार हैं मध्य प्रदेश के शहर? क्या स्मार्ट सिटी से बदल जाएगी शहरों की तस्वीर? क्या सिर्फ स्मार्ट सिटी ही है विकास का एकमात्र रास्ता? तो कैसे बनेगी स्मार्ट सिटी? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, साथ ही जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी। और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो बदलाव किए जाएंगे वो कितने कारगर होंगे और इससे कितना नुकसान हो सकता है, इस पर भी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पर्यावरणविद शांतनु सक्सेना जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस पर। रजनीश जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, मोदी कैबिनेट ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। क्या है ये प्रस्ताव, कैसा इसका कंसेप्ट रहेगा?
देखिए, स्मार्ट सिटी जो मोदी जी का खुद का एक सपना था और वो सपने के साथ में सरकार जुड़ी और जब पहला बजट आया तो 100 करोड़ का प्रोविजन उसमें किया गया था शुरुआती दौर में, और 100 करोड़ का जो प्रोविजन था उसके चलते कई सारे काम शुरुआती दौर में हुए। जनता की राय भी ली गई, विशेषज्ञों की भी राय ली गई, कई सिंपोजियम, सेमिनार, वर्कशॉप इस दौरान आयोजित हुए और आज जो कैबिनेट ने पूरा प्रोजेक्ट पास किया है वह निसंदेह रूप से जो 21वीं सदी का भारत है, जो बढ़ता हुआ भारत है, उसके मद्देनजर जो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और जो हमारा मानव संसाधन है जो उसके लिए तैयार है, तो उसको जो एक अच्छा जीवन मुहैया हो सके तो उसको वो स्थान चाहिए। इसलिए उन सारे दृष्टिकोण को समझते हुए ये स्मार्ट सिटी की कल्पना रखी गई है। इसमें कोई बहुत स्वप्नलोक में जा रहे हैं या कोई बहुत अलग से स्वर्ग जैसा बनाने वाले हैं, ये अलग अलग प्रकार की लोगों की कल्पना हो सकती है, लेकिन जो एक आज के दौर की बुनियादी सुविधाएं हैं जो कई बार मुहैया नहीं हो पाती इन 50-60 सालों में, लोगों के लिए सड़क पर चलना आरामदायक नहीं हो पाता, घर में पानी की सुविधा या बिजली की सुविधा से लेकर तमाम प्रकार की जो आधुनिक सुविधाएं हैं, अगर हम सिलसिलेवार उनके बारे में सोचें सुबह से उठ के रात तक, तो हम सबको पता चलेगा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, चाहे अपनी पार्किंग का मसला हो, चाहे बाजार में जाने के दौरान खरीदारी का मसला हो, चाहे पढ़ाई का मसला हो, तमाम बुनियादी जरूरतें। और मैंने कहा जैसे कि जो ह्यूमन रिसोर्स उस इकोनॉमिक ग्रोथ को पाने के लिए हमारे पास में है, या जो कई बार आता है ब्रेन ड्रेन हो रहा है जो यहाँ नहीं रह पाता है, तो उसको भी यहीं रोक के उसकी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए उसको ठीक जीवन मुहैया उपलब्ध कराने का भी प्रयास है। तमाम बुनियादी सुविधाओं के साथ ये सुविधाओं को स्मार्ट सिटी तैयार की जाएगी। इसका जो कंसेप्ट है पूरा बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पहले इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पंकज जी एक सवाल कि ये सपना मोदी जी का सपना था। देखिए आस्था जी, सवाल सपने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि मेरा सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति यहीं से शुरू हुई है। नहीं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ आस्था जी। सवाल इस बात का है कि मोदी जी जो शब्दों का भ्रमजाल देश की आम जनता के सामने रख रहे हैं उसको यथार्थ के धरातल पर कैसे ला पाएंगे। बुनियादी सुविधाओं की बात की जा रही, पर यहाँ तो बुनियादी नहीं, तो बुनियादी सुविधाओं की क्या बात की जाए। आप 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, पर उनकी वित्तीय व्यवस्था कहां से होगी, किस प्रकार से वित्तीय रूप से पोषित होंगी, इसका कोई उल्लेख इस प्रावधान में नहीं। पीपीपी मॉडल की बात की जाती है, पर पीपीपी मॉडल इस देश में हम जानते हैं कि किस प्रकार से काम करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि आपको 100 स्मार्ट सिटी बनाना, तो मैं यदि मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के साथ साथ उज्जैन का प्रस्ताव भी भेजा था, पर केंद्र की सरकार ने उज्जैन जैसे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर को, जो धार्मिक आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है, न जाने के इस योजना से बाहर कर दिया। ये मोदी जी जाने, शिवराज जी जाने। लेकिन सवाल आस्था जी इस बात का है कि आप जिस परिकल्पना को लेकर देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको यथार्थ के धरातल पर उतारने के लिए आपके पास संसाधन कहां से आएंगे। मैं भौतिक संसाधनों की बात कर रहा हूं, धन की बात तो द्वितीयक है। सबसे पहले कि जमीन कहां से आप लाओगे, क्या आप एक्वायर करोगे जमीन, या लोगों का घर उजाड़ोगे, या जबरदस्ती एक्वायरमेंट किया जाएगा। आपने जिक्र किया पैकेज में, बिल्कुल ठीक बात थी कि अभी जब मध्य प्रदेश की बात की जाए या देश की बात की जाए, तो जो भूमि अधिग्रहण का जो मामला है उसको मोदी सरकार ने लंबित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि विकास के नाम पर किसानों का विनाश नहीं हो, पर संभवतः मोदी सरकार उस नीति पर काम कर रही कि किसान से हमको वास्ता नहीं है, हम बस जमीन अधिग्रहण कर लें, और हमको देश को ये ख्वाब दिखाना है कि हम जिस बात को लेकर आए थे स्मार्ट सिटी को, हम उसको पूरा कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक जो जुमलों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर कहते हैं, एक 6 दिन की बात पर या 15 लाख की बात पर अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा था मीडिया के सामने कि जुमला था। तो मुझे लगता है कि अब उनको लगा कि जब जुमलों की बात बहुत होने लगी, तो स्मार्ट सिटी का जो जुमला है उस जुमले के लिए एक नया पासा फेंका जाए कि हमने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया। कैसे बनाएंगे, कब बनेंगी, कहां से बनेंगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। जी, जनता के मुद्दे, जनता के विकास के लिए जब भी कोई मुद्दा उठता है, खैर राजनीति तो उस पर होती है पंकज जी, लेकिन एक अच्छा सवाल, वही सवाल रजनीश जी मेरा आपसे है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार ने वाकई अब तक नीति स्पष्ट नहीं की है, तो ऐसे में क्या लगता है 100 स्मार्ट सिटी का ये सपना कैसे पूरा करेगी सरकार? देखिए, पहली बात तो ये आशंकाएं खड़ी करना पंकज जी की पार्टी कांग्रेस का लगातार रहा है। पहले मोदी जी जब प्रोजेक्ट किए गए पीएम पद के लिए बीजेपी की तरफ से, तो ये बन नहीं पाएंगे, बीजेपी को बहुमत मिल नहीं पाएगा, बहुमत मिला मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमने अपना विजन रखा, विजन में 100 स्मार्ट सिटी रखी, बोले तो हवा हवाई है, ऐसा हो नहीं सकता।
हमने बजट का प्रोविजन शुरुआती दौर में रखा, फिर इस बजट में 6,000 करोड़ रखा, फिर आगे 48,000 करोड़ की हमने व्यवस्था की इन 5 सालों में। देखिए, इनका आशंकाएं खड़ी करना, क्योंकि ये समझते नहीं, जानते नहीं, होते नहीं। इनके मुख्य प्रवक्ता ये भी कह रहे थे तो हमारा सपना था। भाई, आपका सपना तो सपना रह गया, 10 सालों में आपने पूरा तो नहीं कर पाया। इसका मतलब है आप इस प्रोजेक्ट से कम सहमत हो। एक बात तो पूरी तरह से ये बात साबित हो जाती है। रही बात इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन की या बाकी अधोसंरचना खड़ी करने की, मैंने पहले भी कहा कि इस दौरान जो पिछले 8-9 महीने से ये पूरे सिंपोजियम सेमिनार्स के माध्यम से रहा है। आपने अपने खुद पैकेज में दिखाया कि कुछ शहरों में उसमें पुनर्निर्माण करके हम इस व्यवस्था को लागू करने वाले हैं। कहीं जमीन की आवश्यकता होगी तो वो भी ली जाएगी। मुझे लगता है कि की जाएगी वो जमीन, रजनीश जी, लेकिन वही कैसे? बिल्कुल नीति स्पष्ट नहीं है आपकी भू अधिग्रहण को लेकर। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारा अध्यादेश जो भारत सरकार ने लगाया हुआ भूमि अधिग्रहण को लेके, वो अध्यादेश लागू है और उसके तहत सारी भूमि जो एक्वायर करनी है, जरूरत जहां पड़ेगी उसके अनुरूप होगी। और बाकी लोकसभा में या राज्यसभा में जब लागू है उसका विरोध तो देखिए कितना हो रहा है। देखिए, वो उस पर चर्चा कई बार हो चुकी है, हम उस पर फिर चर्चा करेंगे तो कर सकते हैं। मैंने अभी पहली बात कही कि राष्ट्रपति के माध्यम से वो अध्यादेश जारी है। अभी हमारी नीति स्पष्ट है, कानून स्पष्ट है भूमि अधिग्रहण को लेकर। जो आप कह रहे हैं कि स्पष्ट नहीं है, दूसरी बात हम कैसे करेंगे वो आगे आपको ध्यान में आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि तमाम आशंकाओं के बावजूद हमारा जो विजन है, उस विजन को जमीन पर उतारने के लिए भी रणनीति है, बजट का प्रोविजन है। ये होगा कि नहीं होगा, ए होगा तो कैसे होगा, उन तमाम उत्तरों पर जब जमीन पर उतरते देखते हैं तो मुझे लगता है, रही बात किसानों की, किसानों के लिए सरकार है। किसानों की भी बच्चे नौकरी पाएं और जो इंडस्ट्री आए उसमें भी नौकरी पाएं और अपनी फसल ठीक करें। जो 60 सालों में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया। जो एक घड़ियाली आंसू कांग्रेस बहा रही है, इससे भी भीषण प्राकृतिक त्रासदी पिछले दौरान थी, लेकिन राहुल गांधी तब नदारद थे, तब कहीं नहीं थे। देखिए, मेरे मित्र ने अप्रत्यक्षता स्वीकार किया कि चाहते हैं कि किसानों के बच्चे नौकरी करें, खेती नहीं करें। तो देश से खेती और किसानी को समाप्त करने की इनकी जो इच्छा है वो सामने दिखती है। मेरा उत्तर सुने रजनीश जी। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है, कांग्रेस की इन्होंने बात करी तो कांग्रेस की पार्टी वो सरकार थी जिसने 2008 में किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। और आज भी हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए बीजेपी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये देश का अन्नदाता तय करेगा कांग्रेस पार्टी उसके लिए संघर्ष कर रही है या नहीं कर रही है। पर आस्था जी, इनकी जो नीति है वो मूलतः कुनीति है और ये उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट घराने की सरकार है। ये जमीन भी कॉर्पोरेट को देना चाहते हैं और इंटरनेट का जो नेट न्यूट्रलिटी का मामला है सब कॉर्पोरेट को देना चाहते हैं। वो इसलिए आस्था जी कि इन्होंने कर्ज लिया है चुनाव लड़ने के लिए, चंदा नहीं लिया। चंदे का आपको वापस नहीं करना, पर मोदी सरकार ने सरकार बनाने के पहले चंदा लिया। इसी नहीं आस्था जी, ये मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। भाई, किसानों का गला क्यों दबा रहे हो आप? आपको आरएसएस, बीजेपी, अन्ना हजारे देश के किसान, राहुल गांधी 10 सालों में किसान मर रहा था, 3 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की है। मुझे कोई कहना किसानों के नाम पर जुमले नहीं। रजनीश, उत्तर पूरा फिर बोले। मेरा आग्रह बहुत साफ है कि हम एक अच्छी स्वस्थ चर्चा करने के लिए बैठे हैं और आपके पास तर्क नहीं तो विचलित ना हो। मेरा उत्तर पूरा हो जाए फिर आपको मौका मिलेगा, ना मिले तो बीच में बोलिए आप। लेकिन पंकज जी, यहाँ मसला किसानों का नहीं है, यहाँ मसला अन्नदाता का नहीं है, मसला है सिर्फ भूमि अधिग्रहण। आस्था जी, उसी से जुड़ा हुआ। भाई, भूमि अधिग्रहण किसका होगा? देश में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो कृषि की भूमि है आज भी भारत में, वो 47 से लेके आज तक उतनी है। मतलब 1 इंच भूमि नहीं बढ़ी उसमें। और ये आंकड़े संसद के आंकड़े हैं। तो जब आप फिर जमीन कहां से लेने जाएंगे? मेरे घर की जमीन तो नहीं जाएगी, शहर की जमीन नहीं जाएगी, जो किसान की जमीन है वो अधिकृत की जाएगी। पर चीज ही सबसे बड़ा रास्ता जी। अभी हम जमीन को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे मध्य प्रदेश की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था, उस प्रस्ताव में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल, जिन 4 शहरों को एक्चुअली स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तय किया गया, उनके अलावा कई शहरों के नाम शामिल थे। तो चलिए, जमीन के मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त शांतनु जी को सुन लेते हैं। शांतनु जी, किस तरह की होगी स्मार्ट सिटी और आपको क्या लगता है, आप इन सारे मुद्दों को लेकर किस तरीके से देखते हैं, जमीन को लेकर के किस तरह से देखते हैं? आस्था जी, जहां तक अभी तक जो डिबेट चला उसका सवाल है, मैं एक छोटा सा सबमिशन दूंगा। नवंबर में रेफरेंस नोट आया था स्मार्ट सिटीज का, पार्लियामेंट में पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। उसके अंदर केवल 9 सैटेलाइट सिटीज की बात की गई है। बाकी 44 सिटीज जो हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से लेकर 40 लाख तक है, उन सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाने की बात की गई है। तो जो 9 सिटीज है वहीं अधिग्रहण होगा।
जो 9 सिटीज का उनमें सेटेलाइट सिटीज की जहाँ पे बात हो रही है, उन्हीं शहरों में अधिग्रहण की बात उठती है। बाकी जो शहर है उनके खुद ही उन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात है। तो अगर आपको भूमि अधिग्रहण के से इसको जोड़ना है तो केवल 9 शहरों के लिए जोड़ना है। और मुझे अभी इस चीज का ज्ञान नहीं है कि क्या मध्य प्रदेश के जो 4 शहर हैं वो इसमें आते हैं या नहीं आते, लेकिन अगर मैं उस रेफरेंस नोट के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करूं तो 1 मिलियन से 4 मिलियन की पॉपुलेशन वाले 44 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना था। तो हमारे यहाँ के जो 4 शहर हैं वो इस कैटेगरी में आते होंगे, जिसकी वजह से हमारे जो शहर है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। नया सैटेलाइट सिटी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन अधिग्रहण का सवाल नहीं उठता। हो सकता है उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए कुछ जगहों पे डेवलपमेंट की एक्टिविटीज की जाए। दूसरी पॉइंट जहां पे इसमें आता है कि स्मार्ट सिटीज में क्या होगा और कैसे होगा, प्राइमरीली स्मार्ट सिटीज का जो कंसेप्ट ईयू नेशंस के अंदर चलता है, यूरोप में चलता है, बहुत ज्यादा हद तक जापान में चलता है। उनके अंदर यह है कि भाई आपको स्मार्ट पीपल बनाने हैं, यू हैव टू हैव स्मार्ट पीपल। लोग आपके स्मार्ट हो जाएं, आपके यहाँ का गवर्नेंस स्मार्ट हो जाए, आपके यहाँ का सहयोगी गवर्नेंस आए जहाँ पे लोग आपका समझ रहे हैं, चीज को समझ के कर रहे हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाए एक्टिविटीज में, एंड साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के तरीके स्मार्ट हो जाएं। तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें, आज की डेट में हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज में ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट किया जाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। जिनकी स्मार्ट सिटी आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन रजनी जी इस सवाल का जवाब आप दें कि क्या वाकई भारत इतना विकसित है, उस स्तर पर है कि स्मार्ट सिटी में ये सब कुछ मुमकिन होगा? बिल्कुल, देखिए भारत विकसित है। आज भी आप जानते होंगे भारत की बहुत बड़ी आबादी दुनिया के तमाम देशों में रह रही है। वहां भी चाहे वो आईटी के सेक्टर में हो, चाहे मेडिकल के सेक्टर में हो, चाहे तमाम और विधाओं में हो। अमेरिका के मामले में तो हमारे यहाँ आंकड़े दिए जाते हैं कि हर 3 में से 1 डॉक्टर हमारा है, या तमाम प्रकार के। तो हमारे यहाँ जो आप कह रहे हैं तैयार हैं, लोगों को बुनियादी सुविधाएं वो चाहिए, और उनके लिए मैंने कहा कि एक आसान जीवन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला एक क्षेत्र चाहिए, तो वो सुविधाएं हम दे सकते हैं। आज हमारी वो जरूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि आज हम 2015 में हैं, आने वाले 15 साल का भोपाल कैसा होगा, क्या उसकी प्लानिंग के अनुरूप भोपाल को नहीं बनाना होगा? क्या इंदौर को उसके अनुरूप नहीं बनाना होगा? क्या जबलपुर या ग्वालियर को नहीं बनाना होगा? तो क्यों ना हम वो डेवलपमेंट करें, चाहे सोशल सेक्टर का मामला हो, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। चर्चा जारी रखेंगे। एक कॉलर है हमारे रायपुर से, नीलेश जुड़े हैं हमारे साथ, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कहिए नीलेश। हाँ, मैं मैडम ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से जी कि जैसे भूमि अधिग्रहण करेंगे ये, तो एक सदस्य को नौकरी देंगे। पहले क्या होता था कि जैसे भूमि रहती थी तो 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, हम बांट लेते थे उसको, फिर वो बच्चे उस भूमि को और आगे बढ़ाते थे। लेकिन ये एक सदस्य को नौकरी देंगे, उसके बाद उससे आने वाली पीढ़ी क्या भीख मांगेगी, ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से। सवाल थोड़ा सा हटके है, पर रजनी जी जवाब दीजिए। देखिए, भूमि अधिग्रहण बिल में बहुत स्पष्ट है, जो 2013 का बिल था उसमें ये मुआवजा, जो 4 गुना मुआवजा देने की बात थी बाजार मूल्य से, वही बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा देने की बात है। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात है, जो इंडस्ट्री वहां विकसित होंगी उसमें जो भूमिहीन हैं उनको भी नौकरी देने का प्रोविजन किया गया है, किसानों के बेटों को भी वहां अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्यों उनको वंचित रखा जाए, इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से है। वो 2013 के जो एक्ट में प्रोविजन था मुआवजा का, वही है। अलग से भाजपा सरकार ने कोई उस मुआवजा का प्रावधान छीना नहीं है, या नौकरी का प्रोविजन हमने एक्स्ट्रा किया है कि जो भूमिहीन खेत में मजदूरी करता है उसका बेटा भी उस इंडस्ट्री में नौकरी पाने का हकदार हो। रिटर्न में ये वादा हम उससे करने वाले हैं। अधिग्रहण बिल के बारे में विस्तार से चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और कॉलर है हमारे साथ, प्रदीप राय दमोह से जुड़े हैं, कुछ कहना चाहते हैं। मैडम, स्मार्ट सिटी से ज्यादा यह जिम्मेदारी नहीं होती कि जितनी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब के भविष्य के हिसाब से रोजगार के साधन बढ़ाए जाएं, फैक्ट्रियां के लिए प्रस्ताव लाए जाएं और मूलभूत आवश्यकताएं की जाएं, क्योंकि सिर्फ रहने से ही कुछ नहीं होने वाला। लोगों की मानसिक स्थिति और लोगों का जीवन स्तर सुधारना भी बहुत जरूरी है मैडम। चलिए, अच्छा, सवाल आपका सही है रोजगार को लेकर, लेकिन मैं एक आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि स्मार्ट सिटी में ये भी शामिल है कि 10,000 लोगों के लिए कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं रजनीश जी, तो रोजगार के लिए भी व्यवस्था है। देखिए, बिल्कुल, मैंने कहा आपसे एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी है, इंस्टीट्यूशंस भी वहां खड़े किए जाने वाले हैं जो स्किल करने वाले हैं लोगों को, जो स्किल करेंगे लोगों को तो वो कहीं ना कहीं रोजगार के पाने लायक बनेंगे। और जो इनकी शंका है सही है, 2050 तक
आधी आबादी शहरों में पहुंचने वाली है। क्या हम चाहते हैं कि जो शहरों में लोग आए वो झुग्गियों में रहें आके, और पीने की पानी की सुविधा, उनके शौच की व्यवस्था, तमाम प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मुहैया ना हो पाए? क्या हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ियां, अमेरिका से हम टक्कर लेने की बात करते हैं, चीन से टक्कर लेने की बात करते हैं, हमारी पीढ़ी में वो प्रतिभा है तो उसको क्यों नहीं हम स्थान दे सकते हैं? हम क्यों नहीं, गुंजाइश हमारे पास में है तो क्यों नहीं हमको मौका दें? इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रोविजन आज आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बेहतर है। चलिए रजनीश जी, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जी पंकज जी। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, चीन अमेरिका कहाँ तक की बात की जा रही है, पर यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, इसी भोपाल की बात करें तो स्मार्ट सिटी के रूप में, यदि चलिए भोपाल में लैंड एक्वायर भी आप नहीं कर रहे हैं, पर यदि भोपाल को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आस्था जी हमारा आप सब जानते हैं कि भोपाल में जो बुनियादी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो चरमरा चुकी हैं। अभी स्वाइन फ्लू का प्रकोप हम सबने देखा, सरकार डेंगू की तैयारी कर रही है, मलेरिया को हमने भुगता, साफ सफाई की स्थिति पूरे भोपाल में आपसे हमसे किसी छुपी नहीं। तो मेरा मानना सिर्फ ये है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर रास्ता जी ये होगा कि धरातल पर जो छोटे छोटे काम है उनको किया जाए जी, वो दुरुस्त होंगे तो अपने आप चीजें स्मार्ट बनी। क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि आप बाहर से कोई आवरण थोपना चाह रहे हैं, और ये बात बिल्कुल कहूंगा पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री जी के कि वो पर्याप्त रूप से स्मार्ट हो चुके हैं और उनको पता है कि देश की जनता को कैसे भ्रमजाल में डालना है, और वही काम किया जा रहा है। सच के आपने फाइनेंस की बात नहीं करी, अभी कैलाश विजयवर्गीय जी क्या बात कर रहे थे कि केंद्र से पैसा मिलेगा, फिर राज्य सरकार पैसा देगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की हालत तो खराब है, 2.5 करोड़ से ज्यादा के चेक पे सरकार कई बार रोक लगा चुकी है, 8-10 हजार करोड़ का सरकार कर ले चुकी। मेरे में तो पता नहीं कौन से आंकड़े गिनाते, 100 करोड़, फिर 6,000 करोड़, फिर 48,000 करोड़, तो ये सब आएगा कहां से? तो सुनने में आस्था जी बहुत आकर्षक लगता है कि हाँ इतना प्रावधान है, पर आप जब यथार्थ धरातल पाओ तो वहां दिखता है आपको। ये सवाल बहुत अच्छा है, वाकई में बुनियादी सुविधाओं की कहीं ना कहीं इन चारों शहरों में डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर उस पर मैं आपका जवाब लूंगी रजनीश जी, लेकिन इस वक्त हमारे कॉलर है, पहले उनको सुन लेते हैं। ग्वालियर से हमारे कॉलर है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। राघवेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता था, ये लैंड मतलब अधिग्रहण के लिए जो मारामारी चल रही है, मेरा ये कहना था लैंड जो सुरक्षित कर रहे हैं, इससे पहले ये पूछा जाए इनसे कि जो महालनपुर और बामोर की इंडस्ट्रीज हैं उनमें 10% भी रनिंग कंडीशन में नहीं चल रही है, तो पहले जो इंडस्ट्रियल एरिया जो पहले से डेवलप करके रखे हुए हैं उन पर इनका क्या रुख है? अगर 100% पहले उनको तो चला, एमपी आयरन इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने सवाल के लिए। रजनीश जी, स्मार्ट सिटी को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर घूमकर बात वहीं आ रही है भूमि अधिग्रहण को। देखिए बिल्कुल उनका सवाल बहुत सही है। बार बार हम इस बात को कह चुके हैं कि जो लैंड बैंक बनी हुई है या और भी रूप में जहां गवर्नमेंट के पास में एक्वायर जमीन है, जो 50-60 सालों में कौड़ियों के दाम कांग्रेस की सरकारों ने किसानों की जमीन अधिग्रहण की थी, पहले हम उसका उपयोग करेंगे, बंजर भूमि का उपयोग करेंगे, उसके बाद में ही कोई जरूरत पड़ेगी, बहुत आवश्यकता होगी जहां अधिग्रहित करने की, तो वहीं ही अधिग्रहित भूमि की जाएगी। एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट पर शंका करना अगर पंकज जी को जायज लगता है तो पंकज जी कर सकते हैं, उनकी आशंका का कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा 6,000 करोड़ का प्रोविजन इस बजट में किया, और आज की जो कैबिनेट में प्रोजेक्ट पास हुए उसमें बहुत स्पष्ट रूप से 48,000 करोड़ की 5 सालों में व्यवस्था की गई है। कैबिनेट के पास प्रस्ताव पर भी इनको शंका है तो मुझे कुछ नहीं कहना। इसीलिए मुझे लगता है कि इनकी आशंका करना अपनी जगह जायज है, क्योंकि ये इन्होंने कभी विकास, सुशासन समझा नहीं, जाना नहीं, किया नहीं, और 10 सालों में किया होता तो आज यह हालात होते नहीं। चलिए अब जो हालात बन रहे हैं स्मार्ट सिटी को डेवलप करने को लेकर, पंकज जी मैं आपका जवाब जरूर लूंगी। बुनियादी सुविधाओं और ये जो बात इन्होंने कही है बजट को लेकर, ये तमाम चर्चा हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, ये विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को
ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। सीएक लाइन है 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। सबके रखे बरोबर ध्यान, अब्बड़ मयारुक हमर सियान। चलो संगी चलो मितान, चौपाल में लगे है लोक सुराज अभियान। हमन तुम्हार गांव घर में आबो, सुख दुख ला गोठियाबो। 13 अप्रैल ले 12 मई तक प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान में स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के कोनो भी गांव, कोनो भी सरकारी ऑफिस में अचानक पहुंची। आम जनता संग मिल बैठ के सुख दुख गोठियाही। जनता ले मिले सुझाव और समीक्षा ले काम काज में तेजी आही। अधिकारी और जनप्रतिनिधि संग बैठक करके सुराज के अंजोर आखिरी छोर तक पहुंचाए बर बढ़े कदम ले जन जन में पक्का हो ही लोक सुराज के विश्वास। सबके साथ सबके विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है स्मार्ट सिटी को लेकर। चलिए जरा आपको ये बता देते हैं कि आखिर कैसी होगी स्मार्ट सिटी और यहाँ क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा के साथ साथ सारी सुख सुविधाएं स्मार्ट सिटीज में होंगी। स्कूल, कॉलेजेस, बड़े बड़े अस्पताल, शॉपिंग मॉल्स इन स्मार्ट सिटीज में होंगे। एलिवेटेड रोड्स होंगी, मल्टी लेवल पार्किंग होगी। तो कुल मिलाकर इसे सपनों का शहर कहा जा सकता है। शहर में रहने वाले 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। केबल बिछाने के लिए कभी खुदाई नहीं की जाएगी। ये स्मार्ट सिटी में एक और सुविधा जिससे अक्सर खासकर मध्य प्रदेश के लोग काफी परेशान रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम सुविधाओं से लैस होगी ये स्मार्ट सिटी। और चलिए हमारे एक कॉलर हैं सिलवानी से, कपिल जी कुछ कहना चाहते हैं। पहले उनका सवाल सुनते हैं, फिर आगे चर्चा जारी रखेंगे। कपिल अपना सवाल पूछिए। हेलो जी कपिल जी सवाल पूछिए। ये कह रहे साहब इन रायसेन जिले की सिलवानी तहसील में 7 खेड़े में एक बांध बना था साहब। जब 80,000 रुपये एकड़ पे इनने जमीन खरीदी थी। सिंचित ली थी 1 लाख रुपये एकड़। कुओं के पैसा मिले थे 1 लाख रुपये RCC के पक्के कुओं के। जब ये कांग्रेस वाले कहाँ गए थे साहब चिल्ला चोट कर किसानों की 1400 एकड़ जमीन ली थी, बताएं अधिग्रहण करी थी। चलिए रजनीश जी फिर वही भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, फिर वही समस्या। देखिए ये जो जिनकी बात कर रहे हैं सिलवानी जिले की, ये बीना इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर की गई है एंड बीना इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ रहा है। मतलब इट इज नॉट कि वो प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। बीना मल्टी रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसमें 4 डैम्स बनने हैं उस एरिया में, सिलवानी बेगमगंज वाली बेल्ट में। तो ये उस जगह की बात कर रहे हैं। दैट प्रोजेक्ट विल बी देयर। अभी आया नहीं है लेकिन वो प्रोजेक्ट आ रहा है। इट इज देयर इन द पाइपलाइन। चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक में जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के जिन 4 शहरों को शामिल किया गया है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मंजूरी मिली है, उनमें कई जगहों पर रजनीश जी आपसे मेरा ये सवाल है कि कई जगहों पर बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, स्लम एरियाज हैं, झोपड़पट्टी वाला इलाका है। क्या लगता है इन 4 शहरों को चुन लिया है, बुनियादी सुविधाएं अभी यहाँ नहीं है, स्मार्ट सिटी बना लेंगे तो लोग स्मार्ट हो जाएंगे? देखिए मुझे लगता है मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि बुनियादी सुविधाएं खड़ी करना, अगर आप बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उन स्मार्ट सिटी के जो मापदंड हैं उनके अनुरूप जो आप कई बार पैकेजेस में दिखा रहे हैं उनके अनुरूप वो सुविधाएं देना और आधुनिक दौर की जो सुविधाएं हमें चाहिए, ई गवर्नेंस की बात हुई या तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट की बात जो हो रही है उनको हमें मुहैया कराना है। और मुझे बार बार वही बात मैं कह रहा हूं कि बुनियादी सुविधाओं देते हुए आधुनिक सुविधाएं भी देना। आधुनिक सुविधाएं देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। वाईफाई देना या तमाम प्रकार की ई गवर्नेंस को लेके जो बात की जाती है बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसको लेके अवेयरनेस भोपाल जैसे शहर में भी है, इंदौर जैसे शहर में भी है।
आज आदमी नागरिक जो होता है उस शहर का, वो भी स्मार्टनेस के साथ में उसके साथ जुड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको रास्ते चाहिए। उसने 60 सालों में नहीं देखा, इसलिए आपको भी वो आशंकाएं हो रही हैं। हम और आप जब इस चीज को समझते हैं तो हमारा बाकी सिटीजन चलिए मान लिया कि बुनियादी सुविधाओं के साथ आप आधुनिक सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी में लोगों को। बहुत छोटा सा सवाल, सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं, जितनी सुविधाएं यहाँ लोगों को मुहैया कराई गई हैं और जैसी इस शहर की हालत है, आप वाकई सहमत हैं? देखिए मैंने वही कहा ना, तभी तो संतुष्टि है आपको? देखिए आगे बढ़ने की, विकास होने की संभावनाएं बराबर बनी रहेंगी। स्मार्ट सिटी भी बन जाएगी तो उससे भी और स्मार्ट सिटी बनाने की बात रहेगी, क्योंकि लगातार विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी जो सुविधाएं नहीं, इसीलिए तो आगे बढ़ने की बात हो रही ना, इसीलिए तो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो रही, इसीलिए उस तरफ भी हम जा रहे हैं कि जो अब बात बार बार कह रहे थे पंकज जी, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था कि स्वास्थ्य की सुविधाएं 2003 में एम्स का उद्घाटन आदरणीय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज जी ने किया था। इन्होंने 10 सालों में पैसा रोक लिया और वो एम्स का जो उद्घाटन 2-5 सालों में उसी समय हो जाना चाहिए था। आज जाके वो एम्स चालू हो पाई, अब जाके एम्स में काम शुरू हो पाया। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो उन्होंने नहीं की पाई। आज एक भारतमाला करके जो एक प्रोजेक्ट आया है, जो एक सड़क बनाने की बात है, चारों तरफ जो ऐसा लगेगा जैसे भारत को माला पहना दी गई हो। मुझे लगता है इन्होंने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कोई बात की नहीं, केवल कभी गरीबों के नाम पर, कभी आम आदमी के नाम पर, कभी किसानों को भ्रमित करके इन्होंने सरकारें रही, उस सरकारों में उन्हीं वर्गों को उन्होंने लूटा खसोटा। हम सबको, मैंने कहा 3 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की 10 सालों में, राहुल गांधी तब कहां थे? जी चलिए रजनी जी, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। दमोह से हमारे कॉलर है, पहले उनको सुनते हैं। अनुराग जी अपना सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे अगले कॉलर हैं छिंदवानी से। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। अनुराग है जारी। जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं दमोह का अनुराग हजारी। मेरा कहना आस्था जी ये था कि स्मार्ट सिटी बने या ये चाहे सेंट्रल को पैसा स्टेट दे या ये दे, हमारा इसमें एक सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा ये है, कहने का ये है कि इसमें मंत्रियों, भूमाफियाओं, बिल्डरों का जो गठजोड़ है प्रदेश के अंदर, ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय बैठे, इनको मालूम होना चाहिए 90% जिलों में भाजपा के विधायक और मंत्री ठेके चल रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे ले आए, ये कुछ भी ले आए, देखिए के लिए वातावरण में सुधार करने के लिए भरोसे का वातावरण बनाना पड़ेगा और आज की डेट में जो पैसा जो है वाजिब दाम वो देना पड़ेगा, है ना। तो भूमि प्रेम मंत्री विधायक इनके छोड़े और एक कानून ऐसा भी तो बनाए, ये कभी भाजपा की जो मध्य प्रदेश के अंदर जिन उद्योगपतियों को जमीनें जरूरत से ज्यादा है जिनके पास, किसानों को वापस करें। तो स्मार्ट सिटी सिर्फ ये लफाजी से नहीं बनेगी, इसमें बहुत हटाने की समस्या आएगी और भी कई प्रकार के अवरोध आएंगे। ये कोई आसान नहीं है, लेकिन चलिए अनुराग जी आपका सवाल सुन लिया है, हमारे दोनों मेहमानों ने सवाल सुन लिया है। रजनी जी आप ही इसका जवाब दें। देखिए आजकल तो ई टेंडरिंग की व्यवस्था है, हम सबको पता है। आज एक कैबिनेट ने प्रस्ताव और पारित किया है आप भ्रष्टाचार के विरोध में, जो कैबिनेट ने कानून पास किया है, राज्यसभा में वो लंबित भी है। वो कानून आ जाने के बाद में जो भ्रष्टाचार को लेकर तमाम बातें उठती रही हैं, जो अभी तक कांग्रेस के शासनकाल में वो पास नहीं हो पाया था, मुझे लगता है वो भी आ जाने के बाद में जो इनकी आशंकाएं वो भी समाप्त होंगी। और जो बात कर रहे हैं कि तमाम अवरोध होंगे, अवरोध तो आशंकाएं, अवरोध तो चलेंगे, लेकिन हमने जिस गति से आगे बढ़े हैं उस गति से, चाहे उनकी समस्याओं के समाधान की बात हो, चाहे शहरों में जो आबादी बसने वाली है उनकी समस्याओं के समाधान हो, हम प्रतिबद्ध हैं, हम वो सुविधाएं देंगे। रजनी जी एक और कॉलर है हमारे ग्वालियर से, अजय कुछ कहना चाहते हैं। अजय अपना सवाल पूछिए। चलिए संपर्क टूट गया। रजनी जी शंकाओं की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ मुद्दा आ रहा है भूमि को अधिग्रहित करने का, एक और खास मुद्दा है एफडीआई। देखिए वो भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है आपके इस प्रोजेक्ट पर, स्मार्ट सिटी बनाने के इस कंसेप्ट पर। देखिए आस्था जी, मुझे लगता नहीं एफडीआई कहां मुद्दा खड़ा कर रहा है इस मामले में। अगर एफडीआई को लेकर जो नीति है वो क्लियर नहीं है, ये कई जगह से सामने आया है। मुझे वही समझ में नहीं आ रहा कि क्लियर कहां नहीं है।
ये अस्पष्टता कहाँ है? बहुत क्लियर है। कई देशों ने कई शहरों को लेके, हमारे भारत के शहरों को लेके आपस में समझौते भी किए हैं और आने वाले समय में एफडीआई से भी यहाँ काम शुरू होने वाले हैं, चाहे तमाम प्रकार के क्षेत्र हों और चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, उसमें आशंका कुशंकाओं की बात ही नहीं है। हमने एक बात कही थी बीजेपी के पार्टी के नाते कि रिटेल में एफडीआई हम नहीं चाहते। हमने बाकी क्षेत्रों में एफडीआई को रोकने की बात नहीं कही थी, वो आज भी हम कह रहे हैं। रिटेल में हम एफडीआई के पक्षधर नहीं है, उसमें छोटा व्यापारी मारा जाएगा, उसका धंधा समाप्त होगा, इसलिए हम लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर। पंकज जी, मैं आपका जवाब जरूर सुनूंगी, लेकिन शांतनु जी, पीपीपी मोड जिसको ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट लाया गया है, थोड़ा उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसमें एक चीज जो कि सबसे ज्यादा समझने की है कि स्मार्ट सिटी की जरूरत क्यों पड़ी। स्मार्ट सिटी कंसेप्ट की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गवर्नेंस का तरीका है वो अर्बन लोकल बॉडीज के पास है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहला टियर है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में अर्बन डेवलपमेंट का एजेंडा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनके शूज में आ रही है, मदद कर रही है अर्बन लोकल बॉडीज की एंड स्टेट गवर्नमेंट की। तो उसको करने के लिए फंड्स उसको जनरेट करने पड़ रहे हैं। क्योंकि आज तक जो आप बात चल रही है ना कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, हमारे यहाँ डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम डेवलपमेंट का पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मांगते हैं, हम डेवलपमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट से मांगते हैं, जबकि वो पैसा ऊपर से नीचे जाया जा सकता है। इस कंसेप्ट को स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के तौर पे लाया जा रहा है कि ये पैसा लाने के लिए हम ऊपर से फ्लो ऑफ फंड्स कर दें ताकि हमारे को पैसे की दिक्कत ना आए स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए। पैसा लाने के लिए निवेश को आकर्षित कैसे किया जाएगा? आकर्षित कैसे किया जाएगा? केंद्र की अगर मैं बात करूं उसमें है 7,60 करोड़ का जो बजट है वो केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है, बाकी पूरा 80% जो निवेश है वो कहां से होगा? बहुत छोटे से एग्जाम्पल से उसको जनरेट करके बता देता हूं आपको कि ये कैसे आएगा। सपोज करिए कि मैं आपको ये प्रपोजल दे रहा हूं, किसी भी स्टेट के अंदर ये प्रपोजल है कि मैं एक वाईफाई जोन क्रिएट करूंगा फ्री वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए, एंड आप इस वाईफाई जोन को ऑपरेट कर सकते हैं, इस पे एडवर्टाइजमेंट से अर्न कर सकते हैं। सो जो लोग उसके अंदर उस जोन को लेने के लिए आएंगे उस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के लिए वो अपना पैसा लगाएंगे जोन क्रिएट करने के लिए। इसलिए हम इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह रहे हैं कि कहीं पे प्राइवेट प्लेयर आ रहा है, वो उस जोन को लेना चाह रहा है, पब्लिक उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है और पब्लिक एजेंसी गवर्नमेंट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, इनके पीछे साझेदारी हो रही है और रेवेन्यू को ये लोग शेयर कर रहे हैं। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे चलेगा काम। पंकज जी, आप इस पीपीपी मोड को किस तरीके से देखते हैं? वाकई लगता है जिस तरह से सरकार की सोच है उतनी कारगर साबित होगी? देखिए, पीपीपी मोड की जो अवधारणा है यदि उसके मूल स्वरूप को देखा जाए तो आस्था जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सवाल सिर्फ ये आता है कि उसका जिस भावना से वो पीपीपी मोड की हम बात करते हैं उस पर अमल नहीं होता और उसकी विसंगतियां हम देख रहे हैं। और यही समस्या इस स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट में आने वाली है कि लगता तो बहुत अच्छा है, पर जो बात आपने उठाई उसी का जिक्र मैं कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश कहां से धन लाएगा, कैसे? अभी जो पीपीपी पर जिस तरह के हालात इस वक्त मध्य प्रदेश के हैं और जो पीपीपी पर अभी परियोजनाएं संचालित करने की बात की जा रही है, आप उनकी स्थिति देख लीजिए। हम बहुत दूर नहीं, आपके स्टूडियो के पीछे आप चली जाइए, एक बहुत बड़ा मल्टी लेवल प्रोजेक्ट, मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट आ रहा है, वो पीपीपी पर है, लेकिन उसकी आप स्थिति देखिए क्या है। फिर सरकार को ये करना पड़ा कि वो जमीन बेच दी गई। तो तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे आस्था जी शाब्दिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है, आप जब बात करते हैं पेपर पे उतारते हैं, पर जब वो यथार्थ के धरातल पर आता है तो वहां चीजें दम तोड़ देती हैं। और कारण सिर्फ आस्था जी वही है कि हमने बुनियादी स्तर पर अपने आप को मजबूत नहीं किया है, और ये ठीक वैसा ही है कि हमने नींव मजबूत नहीं करी पर हम उस पर स्मार्ट सिटी को खड़ा करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम कांग्रेस स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, मोदी जी प्रधानमंत्री है वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो दिखे तो आप बिना प्रॉपर फाउंडेशन के स्ट्रॉन्ग। भोपाल से इंदौर की जो सड़क है, भोपाल से इंदौर की जो सड़क है, क्या उस सड़क को हम ये कह सकते हैं कि वह अच्छी सड़क नहीं है? भोपाल पीपीपी मॉडल पे बनी है, मेरी बात पे चल रही है। मेरी बात ऐसी ही सड़कें अगर हम पूरे देश में बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? भोपाल से इंदौर जाने में कितने टोल पड़ते हैं पता कर लें। हाँ ठीक है ना, वो टोल के हम देने को तैयार, तभी तो बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप है। इसलिए कह रहा हूँ कि कितने टोल लगते हैं, और भोपाल इंदौर की एक सड़क को छोड़ दीजिए और मध्य प्रदेश की बाकी सड़कों की स्थिति देख लीजिए और दूर नहीं जाए। और यदि आपको देखना है कि कैसे काम करता है तो बगल में जाइए, जहाँ बीना से जो मालथोन के लिए यूपी का जो हाईवे जाता है
तो मुझे लगता है कि गलत उदाहरण देकर, गलत तर्क देकर ये दो शहरों के बीच की कनेक्टिविटी, हाईवे, नेशनल हाईवे, ये एक अलग कंसेप्ट हो जाता है। लेकिन इस वक्त बात चल रही है शहर के अंदर शहर को डेवलप करने की। आपको क्या लगता है भोपाल में आप एंटर करते हैं या तमाम इलाकों में सड़कें उसी तरह है जैसे आपको इंदौर से भोपाल के हाईवे पे मिलती है? देखिए, उस सड़क को डेवलप करने के लिए आपको फंड्स फ्लो करने पड़ेंगे। आज की डेट में इसलिए नहीं, बिल्कुल यही हमारा सवाल है रजनीश जी कि फंड फ्लो करना पड़ेंगे। जितना बजट सैंक्शन किया है केंद्र ने उसके मुताबिक सिर्फ मध्य प्रदेश के अगर 4 शहरों की मैं बात करूं तो 280 या 290 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से इन 4 शहरों के लिए बजट केंद्र की तरफ से मिला है। राज्य सरकार की जो हालत है और पीपी मोड को भी अगर फॉलो करते हैं तो भी कैसे सफिशिएंट होगा? मुझे लगता है आस्था जी, जिन समस्याओं की आप बात कर रहे हैं, भोपाल की सड़कों की बात कर रहे हैं या इंदौर के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हीं समस्याओं की बात कर रहे हैं जिनकी आप कह रहे थे बुनियादी सुविधाएं। मैं वही, आस्था जी मुझे जवाब तो देने दीजिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। हम सबकी वही अपेक्षा है कि वो सुविधाएं विस्तार पाएं, वो सुविधाएं आधुनिक शहरों के मुकाबले खड़ी भोपाल में भी हो, इंदौर में भी हो। इसी के लिए हमने एक स्मार्ट सिटी नाम देकर वो सुविधाएं देने की बात कही है। हमने बजट प्रोविजन भी किया है, हमने कैबिनेट में वो प्रोजेक्ट पास भी किया है। अब आशंकाएं आपको खड़ी करना है तो मुझे उसका बताया मैंने, कोई इलाज नहीं है। जमीन पर आकार लेता प्रोजेक्ट है, जब आप देखेंगे तब आशंकाएं आपकी निर्मूल साबित होंगी। उन्हीं सुविधाओं होना जायज है रजनीश जी, क्योंकि बहुत छोटा सा सवाल, चलिए ठीक है मान लिया आपकी भू अधिग्रहण की तमाम तरह की बातें मान ली, एक छोटा सा अतिक्रमण हटाने के लिए जब निगम का अमला पहुंचता है ना इन शहरों में, इतना भयंकर विरोध होता है कि कई बार तो मारपीट तक नौबत आ जाती है ना समस्या। तो समस्या है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो समस्या है, ये जो समस्याएं हैं, उस प्रकार को जब स्मार्ट सिटी की बात कर रहे तो हमने पहली दोनों बातें साथ में, हमें लोगों को जागरूक करते हुए भी उन सुविधाओं को देना है। तो वो वर्ग क्यों वंचित रहे जो अपना ठीक जीवन जीना चाहता उन सुविधाओं के साथ में, वो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अपना योगदान देना चाहता है, वो क्यों भोपाल और इंदौर छोड़ के जाए, वो क्यों भारत से बाहर जाए? क्यों हम भोपाल में उसको रहने की सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकते? हम कह रहे कराएंगे, हमने वो धन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, हम उसको जो कानूनी अमली जामा पहनाना वो भी कर रहे हैं। अब आप केवल आशंका खड़ी कर रहे हैं, तो मैंने कहा उसका कोई इलाज नहीं है। चलिए इन आशंकाओं पर बात करेंगे और मैं आपका जवाब भी लूंगी। पंकज जी, इस वक्त हमारे कॉलर है निरंजन जी, उनका सवाल सुन लेते हैं पहले। जी निरंजन जी, अपना सवाल पूछिए। चलिए संपर्क टूट गया। पंकज जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, हमारे दोनों मित्रों ने पीपीपी की बात करी, लेकिन जो मूल सवाल ये है, पीपीपी यानी पैसा देना है। इन्होंने इंदौर रोड की बात करी, तो क्या आस्था जी भोपाल की बात करें तो भोपाल में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी ये क्षमता है कि पीपीपी मॉडल में जो उनका कंट्रीब्यूशन उसको अफोर्ड कर सके? कितने लोग उस लेवल पर हैं, कितने लोग बीपीएल के ऊपर हैं, कितने लोग बीपीएल के नीचे हैं? तो मुझे सिर्फ लगता है कि ये जो मोदी सरकार की जो सोच है, गरीब विरोधी सोच है, वो हर जगह परिलक्षित होती है। आप विकास के नाम पर विनाश करने की अवधारणा जो लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक बाग है। वो इसलिए, और सबसे बड़ा सवाल आशंका का कारण क्या आस्था जी कि मोदी जी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, ये 100 स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, एक तहसील तक को स्मार्ट लेवल पर नहीं कर पाए। तो अब साफ तौर पर दिखता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति, गुजरात में मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने देश की पहली स्मार्ट सिटी गिफ्ट, जिसका नाम दिया गया है, वहां डेवलप करना शुरू कर दिया। मेरी बात तो है, उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति क्या है? सब मैं वही दूसरी बात कर रहा हूँ कि बोलना बहुत आसान है आस्था जी, पर और मैं अभी भी वही बात कर रहा हूँ कि बोलना बहुत आसान है पर यथार्थ के धरातल पर काम करना कठिन है। उसका कारण सिर्फ ये है कि ये बुनियादी जो सुविधाएं उनकी अनदेखी कर रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी की जा रही है, पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल करके हम फलाना करेंगे, पर इनके पास योजना नहीं है। 30 साल का समय मांगा है इन्होंने, इसी रिपोर्ट में आपने दिखाया। तो 30 साल बाद कब कौन कहाँ होता है, कहाँ मोदी जी होंगे, देश कहाँ होगा, किसने देखा? शांतनु जी, मैं क्षमा चाहूंगा, एक बात तो दो प्रवक्ता बीजेपी के, मुझे नहीं पता था। आस्था जी महोदय ने जो बाइट दी आपने दिखाई कांग्रेस का पक्ष, वो कह रहे थे ये हमारी सरकार का फैसला था, इन्होंने 101 शहर नहीं किए, एक शहर भी नहीं बढ़ाया, ये 100 स्मार्ट सिटी। मतलब श्रेय भी खुद को लेना है, आशंकाएं भी खुद को खड़ी करनी है, सुनिए मेरा भी खुद है, विपक्ष भी खुद है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये अगर अच्छा होता कि स्मार्ट सिटी का जो कीनोट है वो पढ़ के आ जाते, जो संसद में कीनोट रखा गया है वो पढ़ के आ जाते। पंकज जी को केवल विपक्ष में रहते हुए केवल आपत्ति जाहिर करना है, आशंकाएं खड़ी करना है।
आप बात कर रहे हैं क्या गरीबों की उस हाउस उसमें स्मार्ट सिटी में कोई भूमिका नहीं रहने वाली? इस तरह गरीब विरोधी है ये प्रोजेक्ट, ये भ्रम फैलाना शुरू लगता तो नहीं है। आप बने रहिए, हमारी चर्चा जारी रखेंगे। भ्रम खड़ा करो। रजनी जी, इस वक्त हमारे कॉलर हैं, वो जुड़े हैं। पंकज जी, डबरा से हमारे कॉलर हैं धर्मेंद्र, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उन्हें सुन लेते हैं पहले। धर्मेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। तो मेरा सवाल है मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी सिंगरौली को सिंगापुर बनाने वाले, अभी तक रोड का हालत इतना खराब है कि आदमी धूल के मारे परेशान है, कंपनी भी इतनी बेकार है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, उधर 10% भी काम नहीं रोड का। जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल मिल गया है, हमें समय कम है, आपका सवाल मिल गया है। कुल मिला के सवाल वही आ गया रजनीश जी कि बुनियादी सुविधाओं को ही अभी तो तरस रहे हैं लोग। देखिए, मुझे लगता है आस्था जी, आप इस बात को समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। हो सकता है कि आप उस स्मार्ट सिटी की जो बात है उस संकल्पना के साथ में नहीं जुड़े हैं। मैं बार बार वो कह रहा हूं कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा के, वो बुनियादी सुविधाएं भी जो हैं वो केवल 2-5 साल की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर नहीं, 2050 में जो जनसंख्या का दबाव भोपाल में पड़ने वाला है, इंदौर में पड़ने वाला, उसके अनुरूप बुनियादी सुविधाएं खड़ी करना, वो तैयारी हमें करना होगी। और आधुनिक दौर की सुविधाएं भी हमें मुहैया करानी होंगी आज की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और उसके लिए हमें तैयार होना होगा। 10 साल में होगा, 15 साल में होगा, लेकिन बढ़ना तो हमें आज से ही पड़ेगा। जी, शांतनु जी को पहले सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जिस चीज को आप बुनियादी सुविधा बोल रही हैं और जिस चीज को ये भारत सरकार स्मार्ट सिटी बोल रही है, वो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो चुकी हैं। जो आपकी बुनियादी सुविधाएं हैं उसी को स्मार्ट तरीके से बनाने का कंसेप्ट नोट स्मार्ट सिटी है। शांतनु जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जो लोग हैं वो उतना एक्सेप्ट करेंगे उस लेवल पे जाके उसको करेंगे? आज की तारीख में हमारे यहाँ उस स्तर पे है लोग तैयार, आज की तारीख में 100 शेयर क्यों चुने गए? 60 सालों से लोग तरस रहे हैं उन सुविधाओं के लिए, 100 शेयर क्यों चुने गए? और हमारे यहाँ पे फंड्स की कमी की वजह से वो सुविधाएं नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो आज की डेट में स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, जो झुग्गियों में रह रहे हैं, उन्हें मोबाइल उपयोग करना नहीं आता है। अगर कोई आदमी गांव से निकल के शहर आ रहा है तो वो इतना मैच्योर हो चुका है कि वो शहर में रहने लायक हो जाए, और शहर में रहने लायक हो जाए तो उसे एक अच्छा शहर मिले ना, उसमें बुराई क्या है? एक अच्छा शहर मिले। बात यह है कि उस अच्छा शहर को बनाने के लिए एक और बड़ा सवाल यहाँ पे मेरे जहन में है कि मध्य प्रदेश के 4 शहरों को चुन लिया गया, छत्तीसगढ़ में एक भी शहर नहीं चुना गया। देखिए, किस हिसाब से इस कंसेप्ट को, मतलब किस इस हिसाब बारे से में सिलेक्शन हुआ है? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर शामिल है या नहीं है। एक भी शहर शामिल नहीं है। मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। और 100 शहरों की सूची भी आज के जो कैबिनेट में पारित हुई है उसकी सूची भी मैंने नहीं देखी है कि 100 शहर कौन से हैं, इसलिए मैंने केवल वो बात कही। ठीक है, और बात करें कि जो क्राइटेरिया रखा गया था उसमें शहरों को 10 साल का एक्सटेंडेड मास्टर प्लान होना कंपल्सन था। छत्तीसगढ़ में जो आज की डेट में शहर है उनके पास में मास्टर प्लान की कमी की वजह से वहां पे शहर नहीं आ पाए होंगे, इसको क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए होंगे। चलिए, अगला सवाल यह है कि जब स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, प्रस्ताव मांगे जा रहे थे तमाम प्रदेशों से, तब मध्य प्रदेश के पार्ट पे एक और पॉइंट सामने आया था कि जहां जमीन अवेलेबल होगी उन सिटीज को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ जिन शहरों को चुना गया है मध्य प्रदेश में, वहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये तमाम प्रकार के सवाल जो हैं वो इनका समाधान करते हुए, मैंने कहा ना कि विचार विमर्श का एक लंबा दौर चला है। एक्सपर्ट जो है उनसे बात हुई है, जो फाइनेंस के जानकार हैं उनसे बात हुई है, और तमाम जनता के भी सुझाव आए हैं। सिंपोजियम हुए हैं, सेमिनार्स हुए हैं, उसके बाद में भी वो सारे अवेलेबल हैं। आप जाएंगे शहरी मंत्रालय के वेबसाइट पर तो सारे आपको मिल जाएंगे। उनके बाद ही इस प्रकार के निर्णय सामने आए हैं और उसके बाद ही एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना जो जाके आज कैबिनेट में पारित हुआ है। चलिए, एक वक्त हमारा खत्म हो चला है। शांतनु जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है, पीपीपी मोड जिन कंसेप्ट के साथ वो आ रही है स्मार्ट सिटी, क्या लगता है कितनी कारगर रहेगी? जो हमारा सवाल है सबसे बड़ा, क्या वाकई स्मार्ट सिटी ही है जो हमारे पूरे देश के लिए विकास कर पाएगी पूरे देश का? देखिए, मेरा यह मानना है कि विकास करने के लिए आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो इकोनॉमिक्स में होता है उसके लिए पैसा इकोनॉमी में डालना पड़ता है, और वो पैसा डालने का वाजपेयी जी के टाइम पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, 1 रुपए की सब्सिडी हो पेट्रोल पे, उससे उनने पैसा लेके इकोनॉमी में पैसा डाला। मोदी जी इस चैनल के थ्रू पैसा डाल रहे हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, नई चीजों में आएगा तो उससे पैसा इकोनॉमी में आएगा, आदमी के पास से पैसा, तरक्की, विकास होगा। लेकिन विकास का केवल ये एक तरीका नहीं है। विकास करने के पहले आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि इसका आपका ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है।
व्हाट इज गोइंग टू बी द ओवरऑल इम्पैक्ट, कितना लोग इससे एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एंड इट इज ओनली टाइम विच विल टेल। अगर इंटेंशन सही रहा, पॉलिसी अच्छी है। चलिए, और मेरा आखिरी कमेंट में पंकज जी आपसे चाहूंगी कि आप भी इस चीज से संतुष्ट हैं, और मध्य प्रदेश के जिन 4 शहरों के विकास की बात कही जा रही है, ये जो पूरा कंसेप्ट लेकर आई है बीजेपी की गवर्नमेंट, सबसे संतुष्ट हैं? देखिए, मैंने कहा कि हम विकास का विरोध नहीं कर रहे, पर विकास के नाम पर जो योजना पेश की जा रही है उसमें बुनियादी तत्वों का अभाव है, और इसीलिए हम बहुत प्रामाणिकता के साथ आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ये बुनियादी चीजें नहीं होने से मोदी जी की ये योजना जो है सिर्फ जुमला बनकर रह जाएगी, और देश के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए था। चलिए रजनीश जी, क्या वाकई तस्वीर बदल जाएगी स्मार्ट सिटी के इस कंसेप्ट के साथ? क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे अड़े हुए हैं, भूमि अधिग्रहण, एफडीआई, एक के बाद एक कुछ न कुछ ऐसी सामने आ रही हैं, बुनियादी समस्याएं सामने आ रही हैं। आस्था जी, नई कल्पना जब आकार लेती है, नया संकल्प जब जमीन पर उतरता है तो आशंकाएं होती हैं। 60 सालों में विकास धज्जियां उड़ाने वाली सरकार, पंकज जी को एक सलाह दूंगा, हमारे यहाँ सुझाव को बड़ी प्राथमिकता देती है। आपको इसमें कंसेप्ट में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल ऑनलाइन अपना सुझाव डाल दीजिए, हम उस अगर अच्छा सुझाव होगा तो हमारी सरकार वो भी स्वीकार कर लेती है। लेकिन आप आशंकाएं जाहिर करते रहिए, 10 सालों में क्या हुआ देश ने भोगा है, देखा। आप आम आदमी के नाम पर आए थे, महंगाई भ्रष्टाचार देख के गए, इसलिए मुझे लगता है किसान की बात कर रहे हैं, 3 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की, राहुल गांधी नहीं थे। आज ये पाखंड, ये टोटके से देश नहीं चलने वाला, देश चलेगा मजबूत इरादों से। और जो बात इकोनॉमी की कर रहे हैं, जो बात इकोनॉमी की सांसद जी कर रहे हैं, देखिए आस्था जी, वो आगे बढ़ेगी। बीजेपी के पास बहुत आसान शेल्टर है कि जब कुछ नहीं मिले तो कांग्रेस के 10 साल की बात करो, उससे किसी ने अलग से चर्चा करा लें। और मेरे मित्र मेरी बात सुनिए, ये पाखंडी आप लोग हो भाई, पाखंडी नरेंद्र मोदी की सरकार है, प्रधानमंत्री विदेश मंत्री सब काम मोदी जी कर रहे हैं, देश में रहते नहीं है, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। रजनीश जी, जब भी विकास का मुद्दा होता है, विकास को मुद्दा बनाया जाता है, राजनीति होना बिल्कुल जायज है। और यहाँ भी बात यही हो रही है, पक्ष में बैठी सरकार विकास के लिए एक नया मुद्दा लेकर आई है, विपक्ष का फर्ज है राजनीति करना, वही हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, आशंका को शंकाएं, सब कुछ है। खैर, फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, और साथ ही हमारे साथ है पर्यावरणविद शांतनु। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो स्मार्ट सिटी बनेगी तो, लेकिन कैसे? सवाल तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जिन 4 शहरों में स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, क्या वो वाकई इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि स्मार्ट सिटी से पहले यहाँ के नुमाइंदों को स्मार्ट होना पड़ेगा। फिलहाल जनता मांगे जवाब में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त जनता से जुड़े किसी और सुलगते मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, ये विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। सबके रखे बरोबर ध्यान, अब्बड़ मयारुक हमर सियान। चलो संगी चलो मितान, चौपाल में लगे है लोक सुराज अभियान। हमन तुम्हार गांव घर में आबो, सुख दुख लगोठियाबो। 13 अप्रैल ले 12 मई तक प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान में स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के कोनो भी गांव, कोनो भी सरकारी ऑफिस में अचानक पहुंची। आम जनता संग मिल बैठ के सुख दुख गोठियाही, जनता ले मिले सुझाव और समीक्षा ले काम काज में तेजी आही। अधिकारी और जनप्रतिनिधि संग बैठक करके सुराज के अंजोर
आखिरी छोर तक पहुँचाए बर बढ़े कदम ले जन जन मा पक्का हो ही लोक सुराज के विश्वास, सबके साथ सबके विकास। जंगल पर्वत सिर्फ शोभा नहीं, ये धरा की धड़कन है। मानव पशु पक्षियों के लिए सही अर्थ में जीवन है। छत्तीसगढ़ की पहचान अपने जंगलों एवं वन संपदा के लिए है और इन वनों में वास करते हैं वन्य जीव। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य प्राणियों को करीब से देखने के लिए बार नया पारा अवश्य पधारें। ये पर्यटकों के लिए 1 नवंबर से 30 जून तक खुला रहता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या फिर हमें कॉल करें। सिएक लाए है 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सिएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सिएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। विधायकों और मंत्रियों को महा जनसंपर्क अभियान में मुस्तैद रहने के निर्देश। सीएम शिवराज के निवास पर हुई विधायक दल की